हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। फिजिक्स का मॉक्स 1 हुआ था और मॉक्स 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, अगर देखा जाए तो ये 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वही है। तो एक के बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपका काम क्या रहेगा कि उसको फिर से सॉल्व कर लो सो डैट कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दे रखा है कि ये कितना है, 9 है। और कब है भाई, जब डिस्टेंस कितना है, 4 का स्क्वायर है। बोल क्या रहा है, फ्रॉम द सेम चार्ज मतलब क्यों ही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम कब होगा। ठीक है भाई, तो देखो अगर मुझे चाहिए यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, के क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस देखो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। और देखो के क्यू का वैल्यू हमने क्या निकाला, 9 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर और 16 कट गया, ये आर स्क्वायर इधर आ गया, R2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉइंट P लाइज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर मैं V इज इक्वल टू बात करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इतनी चीज को कांस्टेंट कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम और टाइम दे रखा है। ध्यान से देखो, और आपसे पूछ क्या रहा है, हीट प्रोड्यूस। देखो हीट प्रोड्यूस का 3 फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, एक क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और क्या होता है वी आई टी। अब आप यहां पे देख लो कौन सा फॉर्मूला लगना है। आई का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.8 एम्पियर, आर का वैल्यू कितना दे रखा है 40, और टी ऐसा यूनिट में रखना, कितना दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। अब देखो आपको हीट निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आई का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 64/100। समझ रहे हो, 8/10 0.8 को लिख लिया, उसके 64 आर कितना है 40 है और टी कितना है 60 है। देखो 1 0 इसके साथ उड़ा देना, ये हो गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना। और अगर आप समझदार हो तो देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 16। ध्यान से देखो, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को कर रहा हूं, मतलब कि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बच जाए। 4 को 4 से किया, कितना आया 16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 96। 96 के यूनिट डिजिट पे क्या रहना चाहिए 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ लो बात। वैसे ये सब काम हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हैं, यहाँ पे आप बोर्ड का एग्जाम है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देख लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीयूटी वगैरह रहता है तो ये ऐसे करते हैं, लेकिन आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1536 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई is connected across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drop to V.
ड्रॉप टू वी द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आर को, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसको आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहले ओम्स लॉ से समझो कि ओम्स लॉ भाई हमें बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं I अगर लिखना चाहूं तो यहां से क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, समझ रहे हो। और EMF इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, E माइनस V इज इक्वल टू आई आर। और मैं क्या लिख सकता हूं भाई, R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। समझ रहे हो बात को। और I का देखो वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है हमारा V अपॉन आर, यानी कि R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V माइनस आर। तो ये R ऊपर चला जाएगा, तो R इंटू ई माइनस वी अपॉन वी। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है कहाँ गया, E माइनस वी अपॉन वी, और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट जो मैं नोट्स देता हूं वर्कशीट उसमें का क्वेश्चन है, या फिर हमने क्लास में ये डिस्कस कर रखा है। क्या है भाई, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बीम कहने का मतलब क्या है, पूरा ग्रुप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। तो भाई सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, रिपेल करता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 5 का आंसर क्या है, बी है। हमेशा और हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेस्पेक्टिवली, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव। देखो भाई इसको आराम से इस तरीके से समझ लो कि अगर क्वेश्चन यहां पे दे रखा है कि भाई ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी कि हमें क्या करता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसका आंसर होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला में भी लिखवाया हुआ है। ये कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a ray of monochromatic light propagating in air is incident on the surface of water। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये नीचे क्या है, वाटर है, और ये क्या है, एयर है। Which of the following will be same। देखो एक बात समझो, अगर वेवलेंथ यहां पे, ऑब्वियस बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। इसका मान लेते हैं R1 म्यू है, और इसका क्या है, म्यू डैश है। ठीक है। तो एयर है, तो चलो ठीक है, यहां पे मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो देखो अगर इसका वेवलेंथ यहां पे है, तो यहां पे आते आते क्या हो जाएगा, वेवलेंथ बाई म्यू हो जाएगा, यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है। अगर यहां पे मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो यहां पे आते आते क्या हो जाएगा, v अपॉन म्यू हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, स्पीड भी नहीं होगा। ठीक है। एनर्जी कैरिड भी नहीं होता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसका क्या बराबर रहेगा हमेशा, और वो रहेगा फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से समझ लो कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो, और ये कैसा है, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या हो गया, सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट्स। ठीक है। तो इसका क्या इक्वल रहता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, a beam of light travels from air into a medium, its speed and wavelength in the medium are 1.5 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये है आपका स्पीड, और वो क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। देखो ये जो है एयर से किसी मीडियम में जा रहा है। ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो कि याद रखना है, क्रक्स जो है वो आपको क्या याद रखना है भाई, कि अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन पूछ रहा है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन
λ2 होता है। समझ रहे हो बात? मतलब कि एक से दूसरे मीडियम में अगर कोई लाइट जा रही है तो जो उनके वेलोसिटी का रेशियो रहेगा वही उनके वेवलेंथ का रेशियो रहेगा। तो देखो वेवलेंथ का आपसे पूछा क्या है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, तो मैं 1 को मान लेता हूं एयर। तो देखो एयर में स्पीड क्या होता है 3 इंटू 10 का पावर 8, और दूसरे वाले मीडियम में कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 का पावर 8। यहां पे आप एयर में वेवलेंथ नहीं दे रखा है तो λ1 रहने दो, और यहां पे कितना दे रखा है 230 नैनोमीटर। देखो ये तो इसके साथ गया और ये इससे 2 बार में गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका λ1 आ जाएगा 460 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हलवा जैसा क्वेश्चन है, आराम से मार्क्स आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 5 to 1, और क्या बोल रखा है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इज लैम्डा। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने क्लास में डिस्कस कर रखा था, क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू RH Z का स्क्वायर और 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ पे बाकी सब तो कांस्टेंट है, एक चीज समझने वाला है क्या N1 और N2 हमेशा याद रखना, ये N1 जो होता है वो होता है जिस सेल में हम लोग भेज रहे हैं, और N2 जिस सेल से जा रहा है। क्या कर देंगे, देखो 1/λ यहाँ पे दे रखा है वेवलेंथ इज लैम्डा, तो 1/λ इज इक्वल टू RH, और देखो यहाँ पे बात हो रहा है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये Z का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रॉम 5 to 1, यानी वो जा किधर रहा है सेल नंबर 1 में, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। समझ रहे होगे? तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1/λ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/25, जो कि हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH, और 25 ले लेना, 25 में से 1 गया तो 24, यानी कि यहां से हमारे इस कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, देखो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 25/24 लैम्डा, ये हमारा आ गया। लेकिन अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन ऑफ, इस बार कहां से कहां मिल कर रहा है 5 to 2 से कर रहा है। तो फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला भाई 1/λ, इस बार हमें लैम्डा डैश ले लेते हैं क्योंकि इस बार हमें इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, हमें इस वेवलेंथ को क्या करना है कैलकुलेट करना है। फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट और इंटू Z का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे N1 किस सेल में जा रहा है, तो दूसरे में जा रहा है, और कहां से जा रहा है तो पास से ही जा रहा है। अब क्या करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या है 25/24 लैम्डा, मतलब यहां से हमारा क्या आ गया लैम्डा, और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे इनटू 1/n का स्क्वायर, n का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी 25। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, अच्छा एक मिनट, ये लैम्डा नीचे था ना, ये लैम्डा नीचे था, ये वाला लैम्डा हमारा नीचे था। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/24, ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं तो नया वाला लैम्डा कर रहे हैं, यानी नया वाला वेवलेंथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये इधर गया 25, 25 में से 4 गया तो 21। देखो 25 से ये 4 बार में जाता है, ये 7, ये 8, यानी कि ये लैम्डा डैश है, ये क्या है लैम्डा डैश है, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा 8 को किया 4 से तो 32 लैम्डा बाई 7, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो ये आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए मैं बराबर क्लास में ही बोलता हूं कि ठीक है मैं जो नोट्स दे रहा हूं वो तो ठीक है, आप एनसीईआरटी का भी रीडिंग कर लिया करो। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट एग्जिबिट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इररेडिएटेड बाय विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि
एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं शो करता है। तो भाई इसका सीधा सा आंसर इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं, कैडमियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्लास में एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू के साथ बता रखा है, फॉर्मूला के साथ बता रखा है। ये क्वेश्चन तो जो छोड़ रहे हैं, मतलब कि मान लो कि आप क्या ही बोलूं, छोड़ो, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला है ni का स्क्वायर अपॉन nh। अब देखो यहां पे नंबर डेंसिटी पूछ रहा है, ni कितना है, तो 1.2 इंटू 10 का पावर 15 का हो जाएगा स्क्वायर, और nh यानी कि नंबर ऑफ होल्स कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 का पावर 20। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कम से कम तुम्हारे ये क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर है तो 30 अपॉन 4 इंटू 10 का पावर 20। देखो यहाँ पे एक हटाया डेसिमल तो यहाँ +1 कर दिया, यहाँ से भी हटाया तो +1 कर दिया। कुल मिला के बात ये हो चुका है कि ये 3 बार में गया 36 इंटू 10 का पावर 30 में से 22 गया तो 8, और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 का पावर 9 पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे ऑप्शन 3.6 नहीं है, ये ना कुछ गलत होगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ना 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 9 पर मीटर क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 9। क्या बोल रहा है, पीसेज ऑफ कॉपर, क्वेश्चन नंबर 14, पीसेज ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली आर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री से, मान लेते हैं कोई भी रूम टेम्परेचर कहीं और है, रूम टेम्परेचर पे भाई, ठीक है। बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर T, दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट किया गया है। चलो जरा समझते हैं। देखो कॉपर लिया है और सिलिकॉन लिया है, ठीक है। कॉपर की बात करें, मेटल है, मेटल में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक टेम्परेचर पे हिट कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर पे हिट कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर यहीं पे देखा जाए तो हमारा तो आंसर मिल चुका है, लेकिन सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर, और इसको टेम्परेचर जैसे ही किया, अब ये धीरे धीरे क्या करने का करेगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर तो डी, हमें वैसे कॉपर से ही पता चल चुका है, कॉपर से ही पता चल चुका है, बट ठीक है, सिलिकॉन का भी चेक कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। भाई ये कैसे डिप्लीट होता है, तो सीधा सा बात है, ये क्लास में हमने डिस्कस कर रखा था, जैसे जैसे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में, ये फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी है।